मुंबई के दहिसर इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। वहां दो नकाबपोश बदमाशों ने एक बैंक पर धावा बोल दिया। उन लोगों ने खौफ फैलाने के इरादे से बैंक के अंदर फायरिंग कर दी और तकरीबन 2.5 लाख रुपए लूट कर वहां से फरार हो गए। बताया गया कि वो लोग दिन में करीब 3:45 बैंक में घुसे और वहां बंदूक के दम पर कैशियर को धमकाने लगे। इसके बाद उन लोगों ने वहां फायरिंग की, जिसमें एक कर्मचारी को गोली लग गई, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो घटना में जो एम्प्लॉय थे उनकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई है। इसके बाद वहां जांच के लिए पुलिस की एक बड़ी टीम तैनात दिखी, जिसने बैंक के अंदर और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस ने दावा किया कि इस फुटेज के आधार पर दोनों बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों पर हुई पुलिस की सख्ती का विरोध राजस्थान तक पहुंच गया। 2 दिन पहले हड़ताली डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए नीट पीजी काउंसलिंग जल्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली में मार्च निकालने की कोशिश की थी, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। डॉक्टरों ने इस कार्रवाई के दौरान पुलिस पर बदसलूकी करने और एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया और इसके विरोध में राजस्थान के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया, जिसकी एक तस्वीर उदयपुर से भी सामने आई, जहां आरएनटी मेडिकल कॉलेज के बाहर रेजिडेंट डॉक्टरों ने दिल्ली पुलिस की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। ये आरएनटी मेडिकल कॉलेज भवन के बाहर रेजिडेंट जो डॉक्टर्स हैं वे सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। विरोध की कुछ ऐसी ही तस्वीर जयपुर से भी सामने आई, जहां एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने दिल्ली पुलिस के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली पुलिस वापस लो भाई, वापस लो, एफआईआर वापस लो। दूसरे शहरों में समर्थन मिलता देख दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फोर्डा ने भी दिल्ली पुलिस की लिखित माफी और एफआईआर वापस नहीं लिए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। मुंबई से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां शिवड़ी स्टेशन के पास एक आदमी खुदकुशी के इरादे से लोकल ट्रेन के सामने जाकर लेट गया और उसकी ये कोशिश सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वो झाड़ियों के पास से चलकर पटरी के पास आया और ट्रेन को उसकी तरफ आता देख उसके सामने लेट गया। उसकी ये हरकत देखते ही वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मी उसकी तरफ दौड़ पड़ी। साथ ही ट्रेन की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया गया। ये वीडियो 27 दिसंबर का बताया गया, जिसमें मधुकर साबले नाम के आदमी ने खुदकुशी की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। मालेगांव बम धमाकों के गवाहों के मुकरने के बाद यूपी के चुनाव में भी मालेगांव धमाकों का मुद्दा गूंजने लगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर उस वक्त की यूपीए सरकार पर बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया और हिंदू समुदाय के नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने की साजिश का आरोप जड़ा। हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे, आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कोर्ट में गवाह के मुकरने की बात पर समीर कुलकर्णी ने मोहर लगाई थी। समीर कुलकर्णी भी केस में आरोपी थे, जो सुनवाई के वक्त कोर्ट में मौजूद थे। मुझे एनआई के कोर्ट के नीचे एनआई के सिपाही ने पहली बार मुझे ये 5 पन्नों का स्टेटमेंट दिया। मेरा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया। कोर्ट में दावा किया गया कि एनआईए ने लोगों पर दबाव डालकर उनसे योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े लोगों के नाम लेने को कहा था। एटीएस उस वक्त हमें 24 घंटे में से 20-20 घंटा पीटती थी, हमारे ऊपर दबाव बनाती थी, जिनको आप जानते नहीं थे, कभी मिले नहीं थे। उस वक्त की जो राष्ट्रीय सामाजिक धार्मिक राजकीय नेतृत्व करने वाले थे, उनका आप नाम ले लो तो हम आपको छोड़ देंगे। जबकि कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी इस केस के बहाने चुनाव में धार्मिक घेरेबंदी की कोशिश में लगी है। आपके मन में सबका विनाश है। आप डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए अपने पॉलिसीज के ऊपर। बार बार आप उन्हीं मुद्दों पे आते हो। जबकि ओवैसी की मांग है कि जांच एजेंसियां मालेगांव का सच बताएं और दोषियों का नाम बताएं। अब ये तमाम विटनेस अगर हॉस्टाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केस खत्म हो जाएगा। फिर किसने किया मालेगांव? 2008 के मालेगांव धमाकों में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत कई आरोपी पहले ही जेल से छूट चुके हैं। राहुल गांधी अगले साल सितंबर महीने में कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। इस मामले में सोनिया गांधी ने एक बैठक की, जिसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि अगले साल सितंबर तक अध्यक्ष पद की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। खबर है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और सितंबर में होने वाले चुनाव के बाद वो ये पद संभाल सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल के चेहरे पर लड़ना चाहती है। खुद राहुल भी कांग्रेस की कमान थामने के लिए तैयार हैं और सितंबर में उनका अध्यक्ष चुना जाना महज औपचारिकता माना जा रहा है। सौभाग्य की बात यह कि कांग्रेस की बागडोर बीते 2 साल से सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर संभाल रही हैं और फुल टाइम अध्यक्ष न होने पर कांग्रेस के ही दिग्गज नेताओं ने सवाल उठाए थे, जिसे राहुल गांधी के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था।
लेकिन अब G23 कहे जाने वाले ज्यादातर नेता हाशिए पर हैं। इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस में नई और पुरानी पीढ़ी के नेताओं की जंग थम जाएगी और उसी आधार पर राहुल गांधी को अगले अध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका चुनाव सितंबर 2022 तक कराने का ऐलान 2.5 महीने पहले ही हो गया। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में देश के कई हिस्सों में ठंड अपने जोरों पर है और लोगों को अभी कड़कड़ाती ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कुछ राज्यों में चल रही शीतलहर इस हफ्ते के आखिर तक बनी रह सकती है, यानी उन इलाकों में रहने वाले लोगों को कुछ दिन और कड़कड़ाती ठंड से दो चार होना पड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच शीतलहर लोगों को परेशान कर सकती है, जबकि बिहार, दिल्ली और यूपी के कुछ हिस्सों में भी लोगों को इस हफ्ते ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है। वहीं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक घने कोहरे की वजह से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना भी है, जिसके बाद उन इलाकों का तापमान भी तेजी से गिर सकता है। यानी नए साल की शुरुआत में उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्से भीषण ठंड की चपेट में रहेंगे। लद्दाख में भारत की बनाई सड़क ने चीन के माथे पर शिकन ला दी है, क्योंकि ये कोई आम सड़क नहीं है। ये सड़क दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है जो LAC के बेहद करीब है। ऐसे में ये सिर्फ एक रास्ता भर नहीं है, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो ये रोड चीन पर चढ़ाई करने का हथियार है, जो भारतीय सेना के लिए LAC पर पहुंच बहुत आसान बना देगी। ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की पहली सड़क है, जिसे सीमा पर सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ये सड़क 19,024 फीट की ऊंचाई पर बनी है। दुनिया के किसी भी कोने में इतनी ऊंचाई पर कभी सड़क नहीं बनी है, इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम भी दर्ज हो चुका है। ऊंचाई के मामले में यह दुनिया की सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊपर है। उनकी ऊंचाई भी करीब 17,000 से 17,500 फीट है और लद्दाख में भारत की बनाई सड़क उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर है। 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क लद्दाख के दक्षिण में उमलिंग पास के पास बनी है, जो लद्दाख के चिसुमले में से डेमचोक को जोड़ती है। यह सड़क LAC से महज 15 किलोमीटर दूर है। मतलब साफ है कि अगर चीन ने उंगली दिखाई तो भारत की सेना LAC तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लेगी। उमलिंग पास इतनी ऊंचाई पर है कि वहां से चीन की पहाड़ियां नजर आती हैं, उसकी सेना के बंकर तक दिखते हैं। यह सड़क सेना के लिए तो अहम है ही, वहां रहने वाले आम लोगों की जिंदगी भी आसान करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे इलाके का विकास भी होगा और पर्यटन भी बढ़ेगा। लेकिन इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बने होने के बावजूद इस सड़क की डिजाइनिंग कमाल की है। इसे इस तरह बनाया गया है कि इस पर गाड़ी चलाते हुए चढ़ाई का ज्यादा एहसास नहीं होगा, क्योंकि इस पर ज्यादा चढ़ाई और तीखी ढलाने नहीं है, साथ ही यह बेहद मजबूत ही है। ऐसे में इसकी यही खासियत सेना की ताकत बढ़ाने वाली है, क्योंकि इससे उसकी मूवमेंट आसान हो जाएगी। एक तो यह सेना की भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का वजन आराम से उठा लेगी, साथ ही आसानी से और जल्दी LAC तक पहुंचा जा सकेगा। यह तो हुई लद्दाख की बात। भारत ने डोकलाम में भी चीन को घेरने की तैयारी कर ली है। वही डोकलाम जहां 2017 में 73 दिन तक भारत और चीन की सेना आमने सामने थी और फिर भारत के तेवर देखकर चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। हालांकि चीन वहां से तो हट गया, लेकिन उसके पास तिब्बत की चुंबी घाटी में वो अपनी पहुंच मजबूत करने में लगा रहा। उसने वहां सड़कों का जाल और रेल नेटवर्क तक फैला दिया। ऐसे में अब भारतीय सेना ने भी डोकलाम तक अपने टैंक पहुंचाने का बंदोबस्त कर लिया है। BRO ने पूर्वी सिक्किम में फ्लैग हिल डोकला रोड पर एक दमदार ब्रिज बनाया है। भारत का पहला स्वदेशी डबल लेन मॉड्यूलर क्लास 70 स्टील ब्रिज। क्लास 70 मतलब कि यह ब्रिज 70 टन तक का वजन आराम से उठा सकता है और भारतीय सेना के टैंकों का वजन ज्यादा से ज्यादा 50 से 55 टन तक होता है। ऐसे में इस ब्रिज के बनने से सेना के टैंक बेहद कम वक्त में डोकलाम तक पहुंच सकेंगे। यानी उन दोनों फ्रंट पर भारत ने अपनी तैयारी बेजोड़ कर ली है, जहां चीन ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की थी। यूपी के कानपुर में हुई PM की रैली में उपद्रव की साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री कानपुर में थे तो कुछ लोगों ने उनका विरोध करने के लिए जमकर बवाल किया था, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें लाल टोपी लगाए कुछ लोग एक गाड़ी पर पत्थर बरसाते नजर आए। आरोप लगा कि ये लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वीडियो में दिखा कि विरोध करने वालों ने अचानक सड़क किनारे खड़ी एक सफेद रंग की गाड़ी के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए।
इन लोगों ने सड़क पर पड़े पत्थर उठाए और गाड़ी की ओर उछाल दिए। एक पत्थर तो पास से गुजर रही एक बस की तरफ चला गया। इन लोगों की ये हरकत देखकर वहां से गुजर रहे लोग भी घबराकर अपना रास्ता बदलने लगे, लेकिन पथराव करने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने उपद्रव करना जारी रखा। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बवाल के इसी वीडियो और सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। आरोप लगा कि तोड़फोड़ का यह वीडियो कानपुर में पीएम की रैली से ठीक पहले जानबूझकर वायरल किया गया और आरोप है कि माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा किया गया। शक तो यह भी है कि पथराव करने वाले लोगों ने एक खास गाड़ी जिस पर पीएम का पोस्टर लगा था उसे जानबूझकर निशाना बनाया और तब तक उसके शीशे तोड़ते रहे जब तक वो सारे चकनाचूर नहीं हो गए। यही नहीं, इस दौरान वो नारे लगाने से भी नहीं चूके। पथराव से पहले ये लोग प्रधानमंत्री का पुतला लेकर निकले और नारे लगाते हुए उसे वहीं जलाया। वो यहीं नहीं रुके, पुतला जलाते ही वो मुड़े और पत्थर उठाकर गाड़ी पर मारने लगे। ये घटना कानपुर की नौबस्ता सब्जी मंडी इलाके की बताई गई, जिसका वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने वीडियो में दिखने वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जिनमें कानपुर में समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस ने पीएम की रैली में उपद्रव की साजिश के आरोप में जिन्हें पकड़ा, उनकी तस्वीरें भी सामने आई। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक साजिश समझ में आ रही है। देखिए, अभी जांच हम लोग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में जैसे ही समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा, बीजेपी भड़क गई। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली में एक तरह से उस रैली को खत्म करने की साजिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने वो गाड़ी बरामद कर ली जिसमें तोड़फोड़ हुई थी और वीडियो में दिख रहे 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 8 लोगों पर आरोप है। पुलिस को शक है कि यह सारा बवाल सोची समझी साजिश के तहत किया गया और जानबूझकर पीएम की रैली से ठीक पहले उनका पुतला जलाकर तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, पुलिस को तो यह भी शक है कि जिस गाड़ी में तोड़फोड़ हुई वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही थी, जिस पर उन्होंने ही पीएम का पोस्टर लगाया और फिर उस पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद पीएम की रैली से ठीक पहले घटना का वीडियो जानबूझकर वायरल किया गया। शक है कि यह सब बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाने और पीएम की रैली में फसाद करवाने के लिए किया गया, लेकिन यह साजिश नाकाम रही। वहीं विवाद बढ़ने के बाद अखिलेश यादव ने इस मामले में गिरफ्तार हुए 5 आरोपियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 बदमाशों ने पुलिस वालों पर हमला कर एक सिपाही से राइफल छीन ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देर रात करीब 1 बजे 2 बदमाश सिपाही ललित कुमार पर हमला करते और उससे राइफल छीनते नजर आए। सिपाही ललित बदमाशों से अकेला ही अपनी राइफल बचाने की कोशिश करता रहा, जबकि उसका साथी फोन पर किसी से बातें करता दिखा। कुछ देर में बदमाशों ने सिपाही को जमीन पर गिराकर राइफल छीन ली। इस दौरान पास से एक बस भी धीमी गति से गुजरती नजर आई। इसके बाद दूसरे पुलिस वाले ने बदमाशों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन राइफल के पिछले हिस्से से हमला कर दोनों बदमाशों ने पुलिस वालों को पस्त कर दिया और मौके से बाइक पर फरार हो गए। एक पुलिस वाले के सर पर वार करके और उसकी इंसास राइफल उन्होंने छीन लिया। पुलिस का दावा है कि सड़क पर एक ट्रक से गिरी मिट्टी में बदमाशों की बाइक घुस गई थी, जिसके बाद उनकी ट्रक ड्राइवर से गाली गलौज शुरू हो गई। उसी वक्त मौके पर दोनों पुलिस वाले पहुंचे और बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बाघिन के शिकार करने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, लेकिन इस वीडियो के आते ही पर्यावरणविदों को नया डर सताने लगा। दावा किया जाने लगा कि पूरे टाइगर रिजर्व से बाघ बहुत कम वक्त में खत्म हो सकते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। शुरुआत तब हुई जब ये वीडियो इंटरनेट पर खुद रणथंभौर नेशनल पार्क के YouTube चैनल पर डाला गया। सफारी के लिए कुछ गाड़ियां वहां जंगल के अंदर खड़ी हुई थी। कुल मिलाकर 3 गाड़ियां वीडियो में दिखी, जिनके एक तरफ एक कुत्ता टहलता दिखा, लेकिन दूसरी ओर से लोगों को बाघ उनकी तरफ आता दिखाई दिया। अगले ही पल एक झटके में बाघ दिखा, जिसने कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। कुत्ते को हिलने का भी मौका नहीं मिला और बाघ ने उसे अपने जबड़े में दबोच लिया। फिर जंगल के उसी रास्ते के किनारे अपने शिकार को लेकर बाघ बैठा हुआ भी दिखा। गाड़ी में बैठे लोग देखते ही रहे और केवल 5 सेकंड से भी कम समय में बाघ ने अपना शिकार कर लिया। टाइगर रिजर्व ने इंटरनेट पर वीडियो डालकर बताया कि ये बाघ नहीं बल्कि बाघिन है, जिसका नाम सुल्ताना है। और सुल्ताना नाम की इस बाघिन के कई और वीडियो भी पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर डाले गए हैं, लेकिन पर्यावरण के जानकारों के लिए ये वीडियो चिंता बढ़ाने वाला है और दावा किया जाने लगा कि कुत्ते का शिकार किसी बाघ के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बताया गया कि कुत्ते को अगर कोई बाघ खाता है तो उसे कैनाइन डिस्टेंपर नाम की बीमारी हो सकती है, जो एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। उससे भी बड़ी बात यह कि इस तरह के इन्फेक्शन की वजह से बाघ की जान जा सकती है।
गुजरात में यही बीमारी 25 से ज्यादा एशियाई शेरों की मौत की वजह केवल 3 साल पहले बन चुकी है। दावा यह किया जा रहा है कि कुत्तों में शेरों या बाघों में होने वाला यह ऐसा इन्फेक्शन है जो बहुत तेजी से फैलता है। मतलब एक बाघ से यह बीमारी टाइगर रिजर्व के सभी बाघों में बहुत कम वक्त में फैल सकती है।